ओके। बेटा आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था पहले वाटर वाला चैप्टर मैम पढ़ा रही थी, बट उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो आपकी कुछ क्लासेस जो है वो मैं लूंगी, ठीक है। तो अभी जो क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज न्यू चैप्टर। जो चैप्टर आपके 5th यूनिट में दिया हुआ है वो हम लोगों को करना है। दैट इज ड्रग्स वाला जो टॉपिक है वो हमें कवर करना है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है और एग्जामिनेशन के अंदर 5th यूनिट के अंदर केवल ड्रग्स दिया हुआ है। यू आर वेरी लकी कि आप लोगों का 70% सिलेबस ही है। मतलब 2020-21 स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक वालों के लिए 70% सिलेबस ही प्रिस्क्राइब्ड है। तो इस यूनिट के अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है। तो ओनली ड्रग वाला पोर्शन बचता है। तो 5th यूनिट के अंदर जब ये टॉपिक पूछा जाएगा तो इस टॉपिक के अंदर वो इस टॉपिक को छोड़ दे ऐसा नहीं कर सकता है। इसे मिनिमम मिनिमम भी अपन माने कि यदि 70 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आना ही है। और यदि हम इसको टोटल पेजेस में काउंट करेंगे कितने पेजेस हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो मुश्किल से 6 से 7 पेजेस है जिसके अंदर हम लोगों के 7 पेजेस और 7 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो मैंने ये वाला टॉपिक आपका इसीलिए लिया है कि आप लोगों को ये टॉपिक कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। लास्ट वाली 3 यूनिट जो है, एक तो न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल है, दूसरा आपके पास में दैट इज कोरोजन चैप्टर है, थर्ड चैप्टर इज कोरोजन, फोर्थ इज न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल एंड फिफ्थ चैप्टर इज द ड्रग्स। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इन तीनों टॉपिक के अंदर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सीधा पूछेगा वो। उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा जितना पढ़ा है उतना ही हम लोगों को लिखना है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इन 3 यूनिट को कभी भी छोड़ के स्किप करके नहीं जाना है। फर्स्ट यूनिट वाटर वाला चैप्टर देखें या हम फ्यूल वाला चैप्टर देखें तो इट कवर्स एटलीस्ट 60 to 70 पेजेस। यदि हम लोग देखें वाटर वाला चैप्टर तो उसके अंदर कम से कम भी 30 से 40 पेजेस का चैप्टर हो जाता है पूरा जब हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जब फ्यूल वाला पढ़ोगे बेटा तो फ्यूल वाले के अंदर भी 60 to 50 पेजेस हो जाते हैं जब आप लोग हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स वो चैप्टर्स बड़े हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो चैप्टर छोड़ने हैं, वो चैप्टर्स हमको करने हैं, बट ये तीनों हमें छोड़ने नहीं है, ठीक है। उनके अंदर जितना जो चीज हो सकती है वो अच्छे से कर ले मैं, बट आपको ये लास्ट वाले तीनों चैप्टर्स जो है किसी हालत में नहीं छोड़ने हैं। तो अपन लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर दैट इज ड्रग्स। ड्रग्स को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रग्स चैप्टर, इसके अंदर क्या क्या चीजें सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम देखेंगे। Then you will go for properties, preparation and uses of aspirin. मेनली हमको दो जो हैं उसको पढ़ना है, एक हमको एस्पिरिन को पढ़ना है बेटा अच्छे से और दूसरा पैरासिटामोल को पढ़ना है। इन दोनों के अंदर क्या टॉपिक्स कवर करने हैं तो यू हैव टू गो थ्रू। उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हम लोगों को, प्रॉपर्टीज के बाद में उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है एंड तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है बेटा, हमें एप्लीकेशन यूजेस पढ़ने हैं। पैरासिटामोल और एस्पिरिन दोनों की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड यूजेस, ये तीनों चीजें हम लोगों को इसके अंदर कवर करनी है। जब भी वो एस्पिरिन या पैरासिटामोल पूछता है तो हमें 3 चीजें कवर करनी है। फर्स्ट क्या करना है हमें, प्रॉपर्टीज, सेकंड हमें क्या करना है, प्रिपरेशंस, जो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हमको एज इट इज लिखना होता है, एज इट इज समझाना होता है, जो मैं आपको नोट्स दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यदि ए बी सी 3 पार्ट्स हमारे पास में, इफ यू गो फॉर ए पार्ट के अंदर लोग चले जाते हैं तो उसके अंदर वो पूछ सकता है कि वन ऑफ द प्रिपरेशन, किसी भी एस्पिरिन की प्रिपरेशन पूछ ली उसने, या उसने पैरासिटामोल की प्रिपरेशन पूछ ली, या फिर उसने पूछ लिया आपको राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल, डेफिनेशन ऑफ ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होती है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, समवॉट इनकी डेफिनेशन वो पूछ सकता है। तो इसके जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इनके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में पता होना चाहिए, एज वेल एज इसके अगेंस्ट कौन सी दवाई यूज की जाती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर उसके जो डिफरेंट पार्ट पढ़ोगे कि भाई एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। यदि अपने पास में एस्पिरिन और पैरासिटामोल के बारे में देखोगे तो उनके स्ट्रक्चर्स पूछ सकता है या उनके प्रिपरेशन पूछ सकता है फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेक्शन ए के अंदर। इफ विल गो फॉर सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये जनरली आपके पास में या तो बी पोर्शन में बड़े क्वेश्चन के फॉर्म पे आएगा या सी पार्ट में आएगा। मुझे लगता है कि इसको बी पार्ट
में पूछना चाहिए इनको। बी पार्ट में क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि दिस इज नॉट अ बिग क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है, ये 2 पेज का कंप्लीट टॉपिक है अपने पास में। तो हम लोगों को क्या करना होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 7 पेजेस 7 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा उतना पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट विल गो फॉर डेफिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डेफिनेशन पूछ लेता है ए पार्ट के अंदर, तो क्या लिखेंगे? द डेफिनेशन ऑफ ड्रग, इट इज द केमिकल, नेचुरल, केमिकल और सिंथेटिक सब्सटेंस है। ड्रग क्या है आपके पास में? ड्रग इज द नेचुरल, केमिकल और सिंथेटिक सब्सटेंस है which is taken in the living body, जो लिविंग बॉडी के अंदर ली जाती है। कैसे ली जाती है? बाय इनहेलेशन, यदि उसको अपन वेपर की फॉर्म में लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, जैसे आप लोग विक्स वेपर का जो इनहेलर होता है उसको इनहेल करते हो, वेपर स्मोक अपन स्टीम ले रहे हैं आजकल, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इनहेल कर रहे हैं। तो इनहेल बाय इंजेक्टेड, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए, स्मोक किया जाए, कंज्यूम किया जाए, एब्जॉर्ब बाय स्किन, स्किन के ऊपर लगा के एब्जॉर्ब किया जाए, या डिसॉल्व अंडर टंग, टंग के नीचे रख के डिसॉल्व किया जाए, या टंग के नीचे लेके रख के लिया जाए। तो वो सभी क्या है हमारे पास में? ड्रग्स हैं, ये हमारी बॉडी में ली जाती हैं। अब ये बॉडी में लेने के बाद में क्या इफेक्ट करती हैं? तो यदि हम लोग देखें तो ये किसके लिए यूज की जाती है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है और ये किसको अफेक्ट करती है? पर्पस क्या है? These are used for diagnosis, diagnosis के लिए यूज की जाती है, बीमारी का पता करने के लिए यूज की जाती है। For mitigation, mitigation का मतलब क्या हुआ? उसको क्योर करना, बीमारी हो गई उसे निकलना। Used to diagnosis, mitigation, treatment, prevention of disease, डिजीज होने से पहले भी उससे बचने के लिए भी टैबलेट ली जाती है। जैसे अभी कोविशील्ड की वैक्सीन लगी बेटा हम लोगों को, आप लोगों ने भी लगवाई या नहीं लगवाई? है नहीं लगवाई तो आप लोग सभी जने लगवा लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, तो आपको लगानी ही है सभी को विदाउट एनी हेजिटेशन। मैंने भी फर्स्ट डोज लगवा लिया है, ठीक है। तो यूज टू डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, बचने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और रिलीफ ऑफ डिस्कम्फर्ट। कई बार हम लोगों को अनईजी लग रहा होता है, हम लोगों को आज कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आज मेरे को थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, कभी भी हम लोग टैबलेट्स ले लेते हैं बेटा। तो ये सभी क्या है हमारे पास में? ये सभी हमारे पास में इस पर्पस के लिए इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। अच्छा, ये किसको अफेक्ट करती है? इट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट देती है। किस पर देती है? इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट नर्वस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? by perception, by altering the perception, हमारे सोचने समझने की जो गलत चीजें सोच रहे होते हैं, किसी चीज से हमको फियर लग रहा होता है, तो उसके परसेप्शन को ऑल्टर करती है, चेंज करती है। चेंजिंग, ऑल्टरिंग द परसेप्शन, मूड एंड कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड ड्रग्स। ये ड्रग की डेफिनेशन हुई हमारे पास में। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। ओके बेटा, नोट्स प्रोवाइड होंगे कि नहीं होंगे, बट यू हैव टू गो थ्रू। मुझे डेली के डेली क्लास नोट्स जो हैं वो आप लोगों को क्लास में लिखने हैं। एंड आफ्टर, जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, मतलब ये 2 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर है या आज और कल में खत्म हो जाएगा, आफ्टर यू हैव टू सबमिट द नोट्स। दोज हु आर सबमिटिंग द नोट्स टू मी, उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, क्लास नोट्स जो लिख रहे हैं डेट डाल के, उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, रेस्ट ऑफ को मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स, डेली की डेली क्लास नोट्स आप लोग को लिखना है। बेटा लिखने से क्या होता है, देखो मेन पर्पस ऑफ क्लास इज दैट कि यू हैव टू गो थ्रू दैट टॉपिक। जब आप अपने हाथ से लिख लोगे ना तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा, और फाइनल एग्जाम के समय जब भी आप पढ़ोगे तो अच्छे से उसको कवर कर पाओगे, क्योंकि जो जानी पहचानी चीज होती है वो अच्छे से होती है हमसे। एक बार यदि अपने अपने हाथ से लिख लिया, आंखों को दिखा दिया कि मुझे ये चीजें पढ़नी है, तो वो आसान हो जाती हैं। तो यू ऑल हैव टू राइट डाउन डेली नोट्स इन योर क्लास वर्क कॉपी। डेली आप लोगों को क्लास नोट्स लिखने हैं, क्योंकि आफ्टर चैप्टर खत्म होते ही ये नोट्स आपको सबमिट करने हैं असाइनमेंट की फॉर्म के अंदर मेरे को। क्लियर? नाउ व्हाट इज द ड्रग? ड्रग इज द नेचुरल, केमिकल और सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर लिया जाता है, लिविंग बॉडी के अंदर लिया जाता है,
लिविंग बॉडी के अंदर कैसे लिया जाता है? बाय इनहेलेशन लिया जाता है, बाय इंजेक्ट करके लिया जाता है, बाय डिसॉल्विंग इन द अंडर द टंग, टंग के नीचे डिसॉल्व करके लिया जाता है। ये डिफरेंट मेथड्स हमारी बॉडी के अंदर लिया जाता है। जब लिविंग बॉडी के अंदर इसको लिया जाता है तो ये क्या इफेक्ट, इसका क्या मतलब इसका पर्पस क्या होता है लेने का? तो या तो डायग्नोज करना होता है बीमारी का, या हमको उसका मिटिगेशन करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, प्रिवेंशन करना होता है। तो ये सारे पर्पस हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ड्रग्स को लिया जाता है। जब ड्रग्स को लिया जाता है तो क्या करती है? बॉडी में ले लिया, लेने के बाद में वो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स डालती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट कौन से बॉडी के पोर्शन पे जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है? ऑल्टर करती है, उसके हमारे सोचने समझने की शक्ति है, हमारे मूड को, हमारे कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने का काम करती है टैबलेट्स जो हम लोग लेते हैं, जो हम दवाई लेते हैं वो। तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड ड्रग्स। ये सभी क्या होती है बेटा? ड्रग्स होती हैं। इफ विल गो फॉर द क्लासेस ऑफ ड्रग्स, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक इंट्रोडक्शन में जो आएगा दैट इज द क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की क्लासेस हम देखें तो कितने तरीके की ड्रग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड यूजेस। ये हमारे पास में फंक्शंस और यूजेस के अकॉर्डिंग मैंने क्लासिफिकेशन किया है। और डिफरेंट टाइप जो डे टू डे लाइफ के अंदर काम में आती है बेटा, वो सारी की सारी मैंने दवाई के बारे में, टैबलेट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली जो है वो एंटीपायरेटिक। अभी हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के घर के अंदर बुखार हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, बुखार हो जाता है। अभी तो अपन कोविड सिचुएशन है तो हम सभी जने चाहेंगे हमारे पास में बुखार ना हो, बट स्टिल हमारे घरों के अंदर सभी के अंदर एक दवाई जो होती है बुखार को कम करने के लिए होती है। दैट टैबलेट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीपायरेटिक। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है। व्हाट इज द नीड टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी? टेम्परेचर क्यों कम करना होता है? हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स जो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, हम डाइजेशन करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, ठंडा गर्म चरका मीठा कुछ भी खा लेते हैं, तो क्या होता है? हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो काम करते हैं। ये एंजाइम्स काम करके क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इन एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। यदि ये इनएक्टिव हो गए तो ऐसी कंडीशन के अंदर काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी ये एंजाइम्स काम कर पाएंगे, नहीं तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। जनरली आपने देखा होगा बेटा कि जब भी बुखार वगैरह आ जाता है तो हमको भूख नहीं लगती है, हमको कुछ मूड नहीं होता, कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, मुंह कड़वा कड़वा लगता है, कुछ भी मन नहीं करता। तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं या इनडाइजेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एंजाइम्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? हम लोगों को खाना नहीं भाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर को कम करने के लिए जो दवाई यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीपायरेटिक टैबलेट बोलते हैं। और इसमें जनरली क्या यूज की जाती है? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के अंदर क्रोसिन हो सकती है, मेटासिन हो सकती है, एनीथिंग जो आप लोगों के घर के अंदर अवेलेबल है पैरासिटामोल के नाम से होगी। उसके अंदर जो मेन कंटेंट है दैट इज पैरासिटामोल। पैरासिटामोल टैबलेट जो होती है वो एंटीबायोटिक, दे आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एनाल्जेसिक्स भी घरों के अंदर इजीली अवेलेबल होती है बेटा। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं? दीज आर द पेन किलर्स। बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर पेन है तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेन किलर का काम कर, मतलब पेन को किल करने का काम करती है या बॉडी को रिलीफ देने का, पेन रिलीवर होती है ये। पेन किलर या पेन रिलीवर बोलते हैं इसको हम लोग। जनरली हमारे पास में जो एनाल्जेसिक्स होती है वो दो तरीके की होती है बेटा। एनाल्जेसिक्स को हम देखें तो एनाल्जेसिक्स जो होती है बेटा दो तरीके की होती हैं। दीज आर द पेन किलर और पेन रिलीवर होती हैं। ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर एनाल्जेसिक्स इजीली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। हमें जो दो पढ़नी है ना, एस्पिरिन और पैरासिटामोल, दे बोथ आर, एस्पिरिन और पैरासिटामोल से दोनों पढ़नी है, दोनों ही एनाल्जेसिक है। बट एनाल्जेसिक्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर जब ली जाती हैं, जैसे बॉडी में हमने एनाल्जेसिक ले लिया बेटा, एनाल्जेसिक जो है विदाउट अफेक्टिंग हमारी बॉडी को, हमको विदाउट स्लीप, हम लोगों को नींद नहीं आती इससे, बिना नींद आए, बिना हमारे कॉन्शियस को डिस्टर्ब किए, बिना हमारे डेली डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब किए, ये हमको क्या कर देती है? रिलीफ दे देती है। तो एनाल्जेसिक जो होती है वो दो कैटेगरी की होती है। एनाल्जेसिक्स को आप देखो तो इसके अंदर एक होती है हमारे पास में फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? नॉन नार्कोटिक्स और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक्स और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी होती है? नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, नार्कोटिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने,
ठीक है, नॉन एडिक्टिव ऐसी ड्रग्स जो रेगुलर लेने पे, जनरली क्या होता है बेटा, दवाइयों को जब हम रेगुलर लेते हैं, कंटिन्यूशन में लेते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक्सेसिव यूज कर लो या कंटिन्यूस यूज कर लो, तो वो क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इस तरह इफेक्ट डालती है कि हम लोगों को उसका एडिक्शन हो जाता है। हमको वो दवाइयाँ रेगुलर चाहिए होती है, जैसे सेडेटिव्स होती है, नींद की दवाई होती है बेटा, यदि एक बार ले लियो और रेगुलर आप लोग 4-5 दिन तक लेते रहते हैं, तो छठे दिन आपकी बॉडी उसकी रिक्वायरमेंट शो करती है कि यदि उस टैबलेट को नहीं लिया तो नींद नहीं आती है, टैबलेट होती है, वो भी हम लोग यदि रेगुलर 5 दिन 6 दिन ले ली और 7वें दिन में और ले ली, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो दीज आर कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स। कभी भी कोई भी दवाई जो है वो फिक्स टाइम से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उतनी लेनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में दो कैटेगरीज आ गई, एक आ गया पेन किलर और पेन, मतलब ये एनाल्जेसिक जो दो कैटेगरी की होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास में नॉन नार्कोटिक्स और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। इसके अंदर एस्पिरिन और पैरासिटामोल आ जाएगी। इनको यदि हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं बॉडी के अंदर थोड़े थोड़े इंटरवल्स के अंदर, तो ये हमें एडिक्टिव नहीं बनाती, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो होती है दैट इज अ नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स और एडिक्टिव ड्रग्स, ओपियम हो गया, स्टेरॉइड्स के टैबलेट जो गए, या मॉर्फिन हो गया, समवॉट आजकल सभी घरों के अंदर आपने सुना होगा थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायरोक्सिन की टैबलेट लेते हैं लोग, ठीक है। दिस इज द एडिक्टिव ड्रग। वंस इफ यू कंज्यूम इन योर बॉडी, एक बार आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं इंसुलिन की दवाई लेते हैं, वंस ये हार्मोनल होते हैं सारे, ये जो हार्मोनल टैबलेट होती है बेटा, वंस इफ यू कंज्यूम इन योर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर आपने एक बार कंज्यूम कर ली, तो जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। रेगुलर 3-4 दिन लेने के बाद में यदि हम लोग नहीं लेते हैं तो उसके बैड इफेक्ट हमको दिखने लगते हैं। तो जनरली कभी भी हार्मोनल डॉक्टर्स के पास में आप जाओगे, आपकी बॉडी थायराइड, आपकी थायराइड की जो ग्लैंड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या आपके ब्लड शुगर लेवल है प्रॉपर नहीं हो रहा है, इंसुलिन ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों को जो दवाई दी जाती है, कहा जाता है साथ में कि यू नेवर स्टॉप, ये अब आपको पूरी जिंदगी दवाई लेनी है, ठीक है, उसको आप बंद नहीं कर सकते। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर एनाल्जेसिक। फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या देखी बेटा, एंटीपायरेटिक देखी विच रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर। सेकंड हमने देखा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है, दीज आर द पेन किलर, पेन रिलीवर होती है, ये विदाउट पुटिंग द स्लीप, मतलब आपको नींद नहीं आती है, आपका कॉन्शियस जो है वो मतलब कॉन्शियसनेस में रहते हैं विदाउट मेंटल कंफ्यूजन, ये टैबलेट जो है अपना इफेक्ट दिखा देती है, ठीक है। और ये दो कैटेगरी की होती है, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास में आ रही है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स। ट्रैंक्विलाइजर जो होती है वो क्या होती है बेटा, जनरली क्या होता है बेटा, बहुत से लोग जो होते हैं उन लोगों को क्या होती है, एंजाइटी हो जाती है, फीवर हो जा मतलब फियर होता है किसी चीज से, लाइक मेनी ऑफ देम हैव द फियर ऑफ कोरोना, कोरोना का फीवर है, फियर है, फियर फियर कोरोना का होने से कोरोना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बट आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो वी कैन नॉट मतलब हम लोग उसकी फियर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर उस चीज का, ठीक है। कई लोगों को फियर हो जाता है, एंजाइटी, नए लोगों से मिलते हैं तो एंजाइटी हो जाती है, टेंशन होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, फियर हो गया, एंजाइटी हो गई। कई बार कुछ लोग जो होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से फियर करते हैं, तो फियर होना, एंजाइटी होना, टेंशन हो जाना छोटी छोटी चीजों के ऊपर, या डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड का हो जाना, तो उस समय जो टैबलेट्स काम में ली जाती है बेटा, वो सारी कौन सी होती है, वो सारी हमारे पास में होती है ट्रैंक्विलाइजर्स। वो सारी कौन सी होती है बेटा, ट्रैंक्विलाइजर्स होती है। और ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर स्पेशली जो यूज की जाती है वो दवाई होती है वेलियम एंड जेनेक्स। जनरली इसके अंदर वेलियम यूज की जाती है, वेलियम जेनेक्स जो होती है वो जनरली यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैटेगरी आ रही है आपके पास में एंटी मलेरियल टैबलेट। एंटी मलेरियल बट नेचुरल है, मलेरिया जो होता है उसके अगेंस्ट जो काम करती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी मलेरियल टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। एंटी मलेरियल टैबलेट जो होती है, फीमेल मॉस्किटो होता है अनाफिलीज करके, उसके काटने बाइट करने की वजह से जो बीमारी होती है दैट इज मलेरिया। मलेरिया के अगेंस्ट जो काम करती है दैट इज क्लोरोक्विनोन होती है। ये बेसिकली 6-7 के बच्चे को भी पता होता है कि क्विनिंग जो है, कुनिंग जो होती है, कुनिंग दवाई होती है जो यूज की जाती है, विच इज वेरी बिटर इन टेस्ट, बहुत कड़वी दवाई होती है,
ठीक है, क्लोरोक्विनीन यूज की जाती है या डॉक्सीसाइक्लिन्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं किसके अंदर, एंटी मलेरियल टैबलेट्स के अंदर। फिर आ रहा है अपने पास में एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल्स कौन सी हुई बेटा, दांत खाज खुजली के अगेंस्ट जो काम में ली जाती है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्किन के ऊपर जनरली अफेक्ट करते हैं। प्रोटोजोआज होते हैं, फंगी होती है जो क्या करती है, दांत खाज खुजली कर देती है स्किन के ऊपर, रैशेज हो जाते हैं। तो वो सभी जो होती है वो एंटी माइक्रोबियल टैबलेट्स होती हैं या ट्यूब्स होती हैं जो यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आ रही है एंटी फर्टिलिटी। फर्टिलिटी की रेट को कम करना या इसको इम्प्रूव करने के लिए जो टैबलेट्स यूज की जाती हैं दी जाती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल। अभी आपने घरों के अंदर इजीली सुना होगा ये नाम कि घरों के अंदर एक एंटीबायोटिक टैबलेट होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए बेटा, या तो एमोक्सिलिन होनी चाहिए, या तो एमोक्सिलिन होनी चाहिए या एजिथ्रोमाइसिन होनी चाहिए। ये टैबलेट का नाम आपने अच्छे से सुना होगा अभी घर के अंदर। कोरोना के अंदर सभी को बोला गया है कि ये जो टैबलेट्स है एमोक्सिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन एज वेल एज पैरासिटामोल, ये टैबलेट घरों के अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी, पैरासिटामोल एंड एमोक्सिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों से कोई एक टैबलेट ये वाली पैरासिटामोल। क्यों कहा गया है ऐसा, इसलिए कहा गया है बेटा इन टैबलेट्स को रखने के लिए एंटी बैक्टीरियल टैबलेट है। अपनी बॉडी के अंदर यदि कोई बैक्टीरिया अफेक्ट कर देता है, एक्टिव हो जाता है, या हमारे लाइक हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेटा। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जो बाहर से आने वाला कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी फंगी है, उसके अगेंस्ट काम करता है। दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ द इज बोन मेरो, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। बोन मेरो के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं बेटा। एक होता है डब्ल्यूबीसी, दूसरा होता है आरबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें होती हैं जो हमारे पास में बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है, अब ये बोन मैरो के अंदर तीनों काम क्या करती हैं, ये ये एंटीबॉडीज जनरेट करने का काम करती हैं। आरबीसी क्या करती है, आरबीसी जो है हमारी बॉडी के सभी टिश्यूज और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करती है। सेकेंड हमारे पास में आ गई डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, ये ब्लड के साथ में पूरी बॉडी के अंदर घूमती रहती है। पूरी बॉडी में घूमते हुए क्या करती है, जहां से भी बॉडी में बाहर से कोई आ गया अंदर अटैक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज जनरेट करती है। उसके उसको रिकॉग्नाइज करती है कि यहाँ पे हमारे पास में गड़बड़ होना स्टार्ट हुई है, हमको इसके अगेंस्ट लड़ना है। ठीक है, तीसरा होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट्स एंटीबॉडीज को जनरेट करता है एज वेल एज ब्लड क्लोटिंग को कम करता है, ब्लड को पतला करता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तीनों किसमें होती है हमारे पास में, तीनों होती है बोन मैरो, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो क्या करता है, बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अपने पास में इसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स और एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट कई बार क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। लाइक इन द केस ऑफ कोरोना, कोरोना जो है ये वायरल है, वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, लंग इफेक्ट हो रहे हैं हमारे, सर्दी खांसी हो रही है, तो इससे की वजह से हो सकता है किसी को टाइफाइड भी हो जाए या मलेरिया हो जाए या कुछ और बीमारी यदि अंदर चल रही है सर्दी जुकाम की वजह से, तो उसको साथ में क्या दी जाती है, एंटी बायोटिक दी जाती है या एंटी बैक्टीरियल टैबलेट दी जाती है। क्यों दी जाती है, यदि बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से और ज्यादा डैमेज ना हो जाए, इसलिए एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक टैबलेट साथ में दी जाती है। ये क्या करती है, हमारी एंटीबॉडीज को सपोर्ट करने का काम करती है, एंटीबॉडीज जनरेट करती है अपनी बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल के लिए, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के लिए जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं कर पाती, तो ये हेल्प करती है इसके अंदर, ये एंटीबॉडीज की हेल्पर होती हैं। Now, antiseptic and disinfectant. You have to know about antiseptic and disinfectant. दोनों के बीच में अच्छा सा डिफरेंस है, बट पता होना चाहिए many of them don't know the difference between both of them. एंटीसेप्टिक हमेशा लिविंग टिश्यूज पे यूज किया जाता है। लिविंग टिश्यूज का मतलब क्या हुआ, शेव करते समय क्या हो गया, कट लग गया, या सब्जी काटते समय, फ्रूट काटते समय मेरे हाथ पे कट लग गया,
ऑन दैट टाइम व्हाट वी विल यूज ऑन आर, जैसे कट लग गया उस पर क्या यूज करूंगी मैं, एंटीसेप्टिक, डिटॉल करके अंदर होता है, सेवलॉन करके अंदर होता है, वन ऑफ द फिटकरी एलम यूज की जाती है कई बार, आफ्टर शेव लोशन यूज किया जाता है। इन सभी के अंदर जो होता है ये सभी क्या होते हैं बेटा, एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हुआ, जो लिविंग टिश्यूज के ऊपर यूज किया जाए वो क्या है, एंटीसेप्टिक है। बट यदि हमें फ्लोर को क्लीन करना है, या वन ऑफ द कोई डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया, अब ऑपरेशन करते समय उसने इंस्ट्रूमेंट यूज किए, अब ऐसा तो नहीं होता भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बार बार नए नए ले लो, हर बार क्या होता है जैसे ग्लव्स वगैरह हैं तो उसको हम फेंक सकते हैं, नया ले सकते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बार बार, सीजर है, नाइफ है, जो भी हम लोग यूज करते हैं ऑपरेशन के लिए तो वो बार बार यूज करते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है उनको, ठीक है। फ्लोर के ऊपर यदि हमें फ्लोर पे करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोर पे जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, फिनाइल यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो नॉन लिविंग टिश्यूज के या नॉन लिविंग एरियाज पे जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जबकि लिविंग टिश्यूज पे जो यूज किया जाता है वो क्या होता है बेटा, क्या होता है, राइट डाउन इन चैट, वो क्या होता है बेटा, एंटीसेप्टिक होते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, एंटीसेप्टिक, हाँ बिल्कुल सही है। ओके विल गो फॉर दैट नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है बेटा एंटासिड। एंटासिड जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करे वो एंटासिड है। हम लोग सोडा पीते हैं, सोडा पिया है ना, कहीं कई बार पिया ही होगा सोडा सभी ने, है ना। तो सोडा किसके लिए पीते हैं, सोडा बॉडी के अंदर जनरली हम लोग जब भी बहुत ज्यादा तीखा खा लेते हैं या बहुत ज्यादा एसिडिक बॉडी में एसिड जनरेट हो जाता है, या बहुत समय तक भूखे रह गए तो उस कंडीशन के अंदर भी बॉडी में एसिड जनरेट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो लोअर इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है एचसीएल को सिक्रेट करता रहता है। बहुत समय तक आप भूखे रह जाते हो या हमने बहुत तीखा खा लिया तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी में एसिड जनरेट होने लगता है। उस एसिड को कम करने के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज अ एंटासिड। जनरली क्या होता है बेटा, सोडा सोडा बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह पी लेते हैं। इनो भी बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं लेना चाहिए। इनो है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, दे अफेक्ट आवर लिविंग सिस्टम। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, वो अल्सर कर देता है, छोटे छोटे से छाले होने लग जाते हैं इंटेस्टाइन की इनर वॉल के ऊपर, और वो क्या करते हैं धीरे धीरे वो छाले जब बड़े हो जाते हैं तो अल्सर का रूप ले लेते हैं, अल्सर बन जाते हैं। तो दे अफेक्ट हमारी जो अंदर के टिश्यूज, बिकॉज दे आर लिविंग टिश्यूज, इफ यू आर यूजिंग द केमिकल ऑन दैट और हार्श केमिकल्स यूज करते हो तो क्या कहते हैं अंदर पे अफेक्ट करेंगे, बट नेचुरल है। तो हमारे पास में सोडा जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सोडा क्या करता है, हमारी इंटेस्टाइन, वंस इन वाइल्ड कुछ भी नहीं मिला, इनो पी लिया ओके ठीक है, या हमने सोडा पी लिया ओके ठीक है चलेगा, बट नॉट इन रेगुलर डेज। रेगुलर डेज के अंदर कभी भी इसको यूज नहीं करना चाहिए। रेगुलर डेज के अंदर एंटासिड की फॉर्म के अंदर जैसे एजेड लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द बेस्ट एंटासिड जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक इन नेचर होता है और ये हमारे बहुत माइल्ड होता है, तो इट डज नॉट अफेक्ट आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासेस। वापस से रिपीट कर रही हूँ पूरा का पूरा। इफ यू वांट टू गो फॉर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये नोट्स मेरे को कंप्लीट चाहिए कॉपी के अंदर एज इट इज विद एग्जांपल्स। इनके साथ में जगह छोड़ देना थोड़ी थोड़ी सी, ताकि क्या हो, आप लोगों को जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, नोट्स उन्हीं को प्रोवाइड करूंगी जो क्लास वर्क कॉपी सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को क्या करना है, नोट्स को डिक्टेट करना है, या स्क्रीनशॉट ले लो अभी और बाद में इसको डिक्टेट कंप्लीट करना कॉपी के अंदर। ड्रग की डेफिनेशन देखी हमने, ड्रग की डेफिनेशन के बाद क्लासेस ऑफ ड्रग्स देखा, क्लासेस ऑफ ड्रग्स के अंदर 9 तरह की हमने ड्रग्स देखी। एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाली, एनाल्जेसिक, पेन किलर होती हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स एंजाइटी को कम करने के लिए, फियर को कम करने के लिए होती है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस को कम करने के लिए होती है। एंटी मलेरियल जो होती है वो मलेरिया के अगेंस्ट काम करती है। एंटी माइक्रोबियल किसके लिए होती है, दांत खाद खुजली, जो भी हाथ में स्किन की डिजीज हो जाती है उसके लिए माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करती है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीबायोटिक है ना, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है। एंटी सेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, लिविंग टिश्यूज पे जो यूज किया जाता है वो एंटीसेप्टिक होता है, फ्लोर पे जो यूज किया जाता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है। एंड क्या हो गया मोहित, दिस इज ऑल अबाउट योर
classes of drugs. Now we'll go for the next, that is the properties, preparation, uses of aspirin and paracetamol. This is the topic, next topic. आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? We'll go for next. Write it in chat. Yes, magnesium hydroxide is the milk of magnesia. Okay, done. Almost done. All सभी ने complete कर लिया. We'll go for next. That is the properties, preparation, and uses of aspirin. एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होती है बेटा? अभी आपको बताया था एस्पिरिन क्या होती है, वन ऑफ एनाल्जेसिक, ये एनाल्जेसिक होती है। यदि इसका हम केमिकल नेम देखें तो ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ASA। दिस इज द फर्स्ट एसिड। इसका मतलब होता है दिस इज अ नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये सबसे पहले डिस्कवर की गई नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग थी जिसको यूज किया गया था। आईपिक नेम देखो या इसका केमिकल नेम देखो, दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यदि आईपिक नेम देखें इसका हम, आईपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-acetoxy benzoic acid. Benzoic acid is the IUPAC name of this compound. If we go for formula, total formula देखें, इसका molecular formula देखें, so this is a C9H8O4. Molar mass of this compound is 180.15 gram per mole. If you go for melting point of this tablet is 135 degrees centigrade. If you go for boiling point is 140 degrees centigrade. Now the next will go for density. These are the data which we cannot change. बेटा इसके अंदर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये जो डेटा है वो एज इट इज हमको लेने हैं। सॉल्युबिलिटी देखें हम इसकी, इट इज solubility in water, that is a 3 gram per ml, 3 milligram per 3 milligram per ml, 1 ml के अंदर 3 ग्राम at the temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 3 मिलीग्राम जो है वो 1 ml के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कलर देखें तो ये व्हाइट होता है। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर जो पूछा गया है, कहीं पर पूछ लेते हैं कि वाई एस्पिरिन इज बैंड फॉर सम ऑफ द पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसके लिए एस्पिरिन जो होती है वो बैंड होती है। कौन से पेशेंट्स होते हैं? जनरली एस्पिरिन है, एस्पिरिन ले लो, डिस्प्रिन ले लो, वोब्रेन ले लो, ब्रूफेन ले लो, ये टैबलेट जो होती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं जिनके अंदर प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहा होता है या कम होता है, उनको ये टैबलेट लेने के लिए कंप्लीटली बैंड कर दिया गया है, वो ये टैबलेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? एक्चुअली क्या होता है हमारे पास में, ये जो डेंगू पेशेंट जैसे सपोज टू बी, डेंगू पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं, बहुत कम होने लग जाते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर यदि उसने एस्पिरिन ले ली तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्या कर देगा, ब्लड को पतला कर देगा। ब्लड को पतला कर देगा
तो क्या करेगा, ब्लड का क्लॉट नहीं जमने देगा। जब भी हमारे पास में आपने देखा होगा कट जाता है, छिल जाता है, तो अपने आप थोड़ी देर के अंदर ब्लड जो है वहाँ पे गाढ़ा होने लग जाता है। ठीक है, अब गाढ़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देगा बहना। बट यदि वो पतला हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको हैमरेज हो जाता है, ब्लड जो है वो रेगुलर निकलता रहता है, वो स्टॉप मतलब गाढ़ा नहीं हो पाता है। तो जनरली जो डेंगू पेशेंट होते हैं उनको जो ये टैबलेट होती है, कौन सी ये एस्पिरिन जो होती है, वो एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, वोवेरन है, ब्रूफेन है, ये सभी क्या होती है बेटा, ये सब बैंड होती है, उनको नहीं लेनी चाहिए, वो उनको नहीं दी जाती है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको स्टमक अल्सर होता है, स्टमक के अंदर अल्सर है, उन लोगों को भी मना किया जाता है एस्पिरिन लेने को, बिकॉज वो क्या करती है, स्टमक के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट कर देती है, तो उन लोगों को भी मना किया जाता है। दोज हु आर हैविंग अस्थमा, जिनको अस्थमा होता है, उन लोगों को भी मना किया जाता है कि उनको भी एस्पिरिन नहीं देनी है, क्योंकि अस्थमा जो है वो बहुत सीवियरिटी वर्सनिंग हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है एस्पिरिन और डिस्प्रिन रेगुलर लेने से, तो उन लोगों को भी मना किया जाता है। और दूसरे जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, जिनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जनरली आपने देखा होगा कि वो ब्लड को पतला करने की दवाई ले रहे होते हैं, यदि उन लोगों को एस्पिरिन दे दिया मतलब रेगुलर डेज के अंदर, तो वो क्या करेगा, ब्लड को और ज्यादा पतला कर देगा। तो उन लोगों के लिए भी ये स्पेशली ओल्ड एज वाले हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं, उनके लिए भी एस्पिरिन जो है वो बैंड है, उनको नहीं देनी चाहिए। एज वेल दोज चिल्ड्रंस हु हैविंग द इन्फेक्शन इन देयर बॉडी के अंदर, जिनको इन्फेक्शन बार बार हो जाता है बेटा, उन लोगों के लिए भी एस्पिरिन जो है वो बैंड होती है, उन लोगों को भी एस्पिरिन के लिए, उन बच्चों को भी एस्पिरिन नहीं दी जाती है। तो दिस इज ऑल, बिकॉज यदि बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर यदि एस्पिरिन को रेगुलर फॉर्म पे यूज कर लिया जाता है, तो उनके अंदर क्या, रिंगिंग इन द ईयर्स होने लगता है। रिंगिंग इन द ईयर्स का मतलब क्या हुआ, हियरिंग लॉस हो जाता है, उनको सुनने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिंगिंग इन द ईयर्स होने लगता है चिल्ड्रंस के अंदर, इसलिए उनके अंदर भी एस्पिरिन नहीं दी जाती है। ठीक है, मेन जो काम की चीज थी अपने पास में प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज के अंदर 2-3 प्रॉपर्टी मैंने और भी बताई अभी आपको। वाई एस्पिरिन इज बैंड, बैंड क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, जनरली एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, वोवेरन है, प्रूफेन है, ये उन लोगों को नहीं दी जाती है जिनके जैसे डेंगू पेशेंट है, जिनके अंदर प्लेटलेट काउंट्स डेली मतलब उस बीमारी की वजह से कम होता चला जा रहा है, तो उनको एस्पिरिन नहीं दी जाएगी। एज वेल ऐसे लोग जिनको स्टमक अल्सर है, स्टमक ब्लीडिंग होता है, उनको एस्पिरिन नहीं दी जाएगी। एज वेल द चिल्ड्रन जिनको अंदर इन्फेक्शन बार बार होता है, उन लोगों को एस्पिरिन नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो क्या करती है, उनको हियरिंग लॉस कर सकती है। तो ये सभी प्रॉब्लम होती है एस्पिरिन के साथ में, ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस्पिरिन। तो आपको प्रॉपर्टीज के अंदर इसको कवर अप करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग फॉर, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है बेटा, इसको क्लीन कर दे। We are going for the preparation of aspirin. इसको क्लीन कर दूं मैं, राइट ऑन योर चैट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। विल गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। Okay, we'll go for preparation of aspirin. Preparation of aspirin, salicylic acid, that is, here से start करते हैं। This is orthosalicylic acid. This is salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है एसिडिक एनहाइड्राइड से। एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। दिस इज अ एसिडिक एनहाइड्राइड। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है, इट इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, so it is carried out in the presence of H2SO4. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, catalyzed reaction होती है बेटा ये, in the presence of H2SO4 it is carried out. जब इसको इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो दिस OH जो होता है इसकी जगह क्या रहता है बेटा,
यदि हम एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर होता है। कई बार एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर और आईपीसी नेम पूछ लेते हैं, तो वी हैव टू नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। साथ में हमारे पास में बायोप्रोडक्टिव फॉर्म में क्या मिल जाएगा, बायोप्रोडक्टिव फॉर्म के अंदर हमारे पास में मिल जाएगा एसिडिक एसिड। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट विल गो फॉर मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो एसिडिक एनहाइड्राइड है, दैट इज एसिडिक एनहाइड्राइड, इसके ऊपर जो है वो एसिड का अटैक होता है। ये जो है वो क्या है बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिच सेंटर कौन सा हमारे पास में, ये दोनों रिच सेंटर है। तो इट अप्रोचेस टू द रिच सेंटर, आइदर दिस और आइदर दिस, किसी भी रिच सेंटर के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास में, पॉजिटिव चार्जेस के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कौन से सेंटर पे जाएगा, उस सेंटर पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या है बेटा, लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। जैसे ही अप्रोच करेगा तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में, इसने तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, बट ये जो कार्बन है अपने पास में, इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाएगा, कार्ब कैटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्ब कैटायन है वो क्या करेगा, सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा, सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा। सैलिसिलिक एसिड क्या है बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या मिल जाएगा, COH की जगह COH रहेगा, साथ में OH की जगह क्या आ जाएगा, COCH के साथ में OH आके जुड़ जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास में यहाँ पे एसिडिक एसिड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये फर्दर रिएक्ट करेगा, हमको एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हिच आर प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी एंड एलिमिनेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के एंड पे क्या हो जाने चाहिए बेटा, एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो हमको यहाँ पे एसिड को क्या बाहर निकालना है। हमारे पास में जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये COH ग्रुप तो एज इट इज आ गया, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCOCH3, दैट इज एस्पिरिन। ये एस्पिरिन हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया बेटा, राइट ऑन योर चैट। ओके, क्या टाइम हुआ है देख लें, अभी तो है 11:10 तक है ना क्लास, नहीं कितनी बजे तक है, 20 to 11, ठीक है। 2 मिनट्स मोर, फटाफट इसको रिकॉल कर लो। एस्पिरिन जो है दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ASA भी बोलते हैं, दैट इज अ फर्स्ट एनसेड, फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये जो इन्वेंट हुई थी। इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने क्या क्या देखा बेटा, प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखा आईयूपैक नेम 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला C9H8O4 होता है। मोलार मास देखें तो 180 के आसपास होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, कलर्स, डिफरेंट वाई एस्पिनिस बैंड हमने देखा कि क्या क्या कारण है, किन पेशेंट्स के लिए जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको एस्पिरिन नहीं दी जाती है।
इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? इट कैन मतलब ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपके पास में। अच्छा, वन मोर थिंग कि एस्पिरिन और एयर, जनरली एस्पिरिन जो है वो मॉइस्ट एयर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। एस्पिरिन जो है वो मॉइस्ट एयर के अंदर रिएक्ट कर जाती है। एस्पिरिन और एयर का जो मिक्सचर होता है वो एक्सप्लोसिव का काम करता है। तो दिस इज अ वन मोर प्रॉपर्टी कि यदि अपने पास में पाउडर्ड एस्पिरिन को किसके साथ में एयर हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह हमारे पास में एक्सप्लोजन का काम भी कर जाती है। ठीक है। सॉलिबिलिटी जो होती है इसकी अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर, जैसे अपने पास में देखें वाटर के अंदर ये 3 मिलीग्राम पर ml में डिजोल्व हो जाती है। यदि अपन अमोनियम एसिटेट, एसिटेट, कार्बोनेट, सिट्रेट्स ऑफ सिट्रेट्स एंड सिट्रेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, एल्कली मेटल्स के देखें तो उसके अंदर भी डिजोल्व हो जाती है। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। मेन मतलब प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस के अंदर देखें तो 3 एप्लीकेशन है इसकी बेटा। एस्पिरिन की जो है वो 3 एप्लीकेशन है, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। कौन कौन सी है? इट इज यूजिंग एज एनाल्जेसिक। ये किसकी तरह यूज की जाती है? एनाल्जेसिक की तरह। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? इट इज अ पेन किलर, पेन रिलीवर होती है। सेकंड इसका जो होता है यूज वो एंटी पायरेटिक की फॉर्म के अंदर भी किया जाता है। पायरेटिक, एंटी पायरेटिक मतलब फीवर को कम करने के लिए भी इसको जनरली यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन टैबलेट है। और थर्ड होती है हमारे पास में ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये 3 इसके मेन एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, इट इज यूज एज एनाल्जेसिक, सेकंड इट इज यूज एज एंटीपायरेटिक, एंड थर्ड इज इट इज यूज एज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर एस्पिरिन। इसके नोट्स जिन लोगों ने क्लास नोट्स आज लिखे हैं वो कल मैं वीडियो ऑन करा के देखूंगी, लिखे हैं तो ही उन लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो फ्रॉम टुमारो आप लोगों को नोट्स आज कंप्लीट कर लेने हैं, आज वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आया बेटा सभी को? इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट डाउन इन चैट। ओके, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू गो थ्रू बेटा, ये कंप्लीट करना ही है हमको, और जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे ही कंप्लीट करना है इसको। मैं इसके नोट्स आप लोगों को आज शेयर कर देती हूँ पीडीएफ फॉर्म के अंदर। इसी क्लास के अंदर स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मैं पीडीएफ में नोट शेयर कर दूंगी। यू विल गो थ्रू दैट। ओके, क्लास को एंड करें। ओके, बाय बाय बेटा।